Hello guys. My name is Dharmendra Panjwani and we were doing financial statements of companies for class 12th जिसमें हम पढ़ रहे थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था टिल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? we'll बी स्टार्टिंग विथ फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट। आ जाओ फटाफट पढ़ते हैं फाइनेंस कॉस्ट के बारे में। ये है हमारा पॉइंट नंबर 7, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट। आ जाओ, फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? इसको दो चीज़ों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाइड इन। ठीक है, फर्स्ट क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब देखो, क्योंकि ये एक्सपेंस है, क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंस है, और इसमें मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसका क्या मतलब हुआ? आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, तभी तो आपके लिए एक्सपेंस है, आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। दैट मीन्स इंटरेस्ट एक्सपेंस किस किस में हो सकता है, क्या क्या, किस किस चीज़ पे आप इंटरेस्ट दे सकते हो? टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने टर्म लोन लिया। ठीक है, और क्या पे कर सकते हो? ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लिमिट, ओवरड्राफ्ट या और कैश क्रेडिट लिमिट। ठीक है, किससे? बैंक से, ऑब्वियसली बैंक से आप लेते हो ये सब। थर्ड हो गया आपका डिबेंचर्स, और किससे कर सकते हो आप? बॉन्ड्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सेम नेचर के होते हैं। और एक और चीज़ आप कर सकते हो पब्लिक डिपॉजिट से। आपने डिपॉजिट्स लिया है पब्लिक से, और आप क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट पे कर रहे हो उन पब्लिक डिपॉजिट से। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट से इंटरेस्ट पे कर रहे हो। सो एक तो चीज़ होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि आती है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, यानी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। इंटरेस्ट किस पे कर रहे हो? जो आपने लोन लिया है बैंक से। ठीक है, अगर आपने बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट किया है, ओवरड्राफ्ट मतलब आपका जो बैलेंस है बैंक अकाउंट का वो थोड़े टाइम के लिए माइनस में चला गया, तो जितना अमाउंट माइनस में गया है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, आपने डिबेंचर्स इशू करे, तो डिबेंचर्स जितने के आपने इशू करे होंगे, डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो रेट डिबेंचर्स पे होगी। सिमिलर टू बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आपने इशू करे, जितने अमाउंट के बॉन्ड्स इशू करे उसके वैल्यू पे आपको क्या, जो रेट आपने स्पेसिफाई किया उस रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पब्लिक डिपॉजिट्स के साथ भी सेम है। ठीक है, एक तो चीज ये होती है। दूसरा क्या होता है? अदर बोरोइंग कॉस्ट। नाउ आप सोच रहे होंगे ये बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोरिंग कॉस्ट ये होती है कि जो आपके खर्चे लगे पैसा फाइनेंस करने के लिए, पैसा फाइनेंस करने के लिए, या फिर पैसा उठाने के लिए। उठाना मतलब पैसे की जरूरत थी आपको। ठीक है, आपने पैसे के लिए क्या किया? डिबेंचर्स इशू करे। ठीक है, पर आपने डिबेंचर्स कैसे इशू करे? डिस्काउंट में इशू करे। 100 रुपए का डिबेंचर आपने 95 में इशू करा, तो 5 रुपीज का तो ऑलरेडी आपको लॉस हो गया। तो वो क्या है? वो जो लॉस आपको हुआ है, जो आपने डिस्काउंट दिया है, वो क्या आपकी अदर बोरिंग कॉस्ट है। अदर बोरिंग कॉस्ट है, पैसा उठाने के लिए, पैसा फाइनेंस करने के लिए मेरी जो कॉस्ट लग गई। ठीक है, क्या क्या हम इसमें देख सकते हैं? देखो, इट इंक्लूड्स डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, आपने इशू करे डिबेंचर्स डिस्काउंट में। ठीक है, या फिर प्रीमियम पेएबल, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कहने का मतलब, आपने अभी 100 रुपए का डिबेंचर्स इशू करे, आप 5 साल के बाद वही 100 रुपए का डिबेंचर्स पब्लिक से वापस खरीद लोगे 110 रुपीज देके। तो आपको पता है जब आपने फाइनेंस किया, जब आपने पैसे उठाए पब्लिक से, तो वो क्या किया? आपने 100 रुपए उठाए और आप कितने दोगे 5 साल बाद? 110 दोगे। तो 10 रुपए का आपका तो क्या लग गया? कॉस्ट लग गया ना एक्स्ट्रा। तो उसी को कहते हैं हम प्रीमियम पेबल
ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर रिडीम करते टाइम आपने 10 रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, या फिर आपने कमीशन पे किया है, कमीशन पेड ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ठीक है, आपने डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे कमीशन पे किया है। ये कुछ खर्चे हैं जो कि स्पेसिफाई बता रखे हैं। इनके अलावा भी खूब सारे खर्चे और हो सकते हैं जो कि आपके किस में आएंगे, अदर बोरिंग कॉस्ट में आएंगे, अंडर द हेड फाइनेंस कॉस्ट। सो आई गेस फाइनेंस कॉस्ट बहुत सिंपल था। हम आगे आते हैं, हम नेक्स्ट हमारे हेड पे, मेजर हेड पे, विच इज इवन फर्दर सिंपलेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड amortization expenses, depreciation and amortization expenses। बड़ा ही सिंपल है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ टेंजिबल, टेंजिबल मतलब पता ही होगा आपको, ऐसे एसेट्स जो आपको दिखते हैं, ठीक है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। और अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, सेम चीज़ होती है बट वो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होती है। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ सच एस, गुडविल की कॉस्ट आपने कम कर दी हो, या पेटेंट्स हो गया, ठीक है, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे कोई भी इंटेंजिबल हो सकता है जिसकी आपने कॉस्ट कम कर दी हो अपने बुक्स में। तो ये था बड़ा ही सिंपल, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। लास्ट चीज आती है जो कि हमारे चैप्टर की एकदम लास्ट चीज है, वो है बची खुची चीजें। बची खुची चीजें मतलब हमने सारे एक्सपेंसेस पढ़ लिए, अब जो एक्सपेंस इन सब में नहीं आता वो किस में आएगा, अदर एक्सपेंसेस के हेड में आएगा, ठीक है। ठीक है, ऑल अदर expenses not classified under other heads will be shown here। अब देखते हैं अपन और कौन सी आइटम्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पे हमारे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ ताकि वो एकदम सीधा रहे। जैसे कि कैरेजेस, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड। कैरेज का मतलब आपने ट्रांसपोर्टेशन का कोई कॉस्ट पे किया हो गुड्स पे, आपने गुड्स किसी को डिलीवर करवाने हैं या आप किसी से ले रहे हो गुड्स, तो डिलीवरी चार्जेस आप पे कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। फ्रेट को भी हम सेम ही कहते हैं, फ्रेट का भी वही मतलब होता है, आप डिलीवरी का काइंड ऑफ कुछ सामान मंगा रहे हो या सामान आप कहीं भिजवा रहे हो तो उस पर आप बेचते हो फ्रेट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपने कोई खर्चे किए हों, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, आप किसी ऐसी जगह, आप किसी ऐसी जमीन या फिर आप किसी एक
ऐसे वेयर हाउस पे काम कर रहे हो जो आपका खुद का नहीं है, जो आपने रेंट पे ले रखा है, ठीक है, आपने रेंट पे ले रखा है, तो आप रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट पे किस में आएगा, अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ऑल्सो टैक्सेस, देखो एक टैक्स तो आपको मैंने कहाँ दिखाया था, ये देखो, ये रहा एक टैक्स, तो ये रहा, ये टैक्स आपका इसमें नहीं आएगा, अदर एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये आपका इनकम टैक्स है, ठीक है, ये क्या है, आपका इनकम टैक्स है। बट इनकम टैक्स के अलावा कोई टैक्स अगर आप पे कर रहे हो, जैसे म्यूनिसिपल टैक्स, जैसे म्यूनिसिपल टैक्स, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट लिखते हैं, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लेस प्रीपेड इफ एनी, ठीक है, इंश्योरेंस लेस प्रीपेड इफ एनी। देखो आपने इंश्योरेंस आपको पे करना है, ठीक है, सॉरी इंश्योरेंस नहीं, आपको प्रीमियम पे करना है, आपको प्रीमियम पे करना है, ठीक है, मान लो मुझे 100 प्रीमियम पे करना है, मुझे 100 प्रीमियम पे करना है, मैंने कितना पे कर दिया, मैंने 120 पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो क्या दिखाऊंगा मैं, -20 यहाँ पे दिखा दूंगा अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। ऑल्दो मेरा इनकम है, काइंड ऑफ नॉट काइंड ऑफ इनकम, बट मेरा एसेट टाइप है ये, ठीक है, बट मैं एक्सपेंसेस में इसको ज्यादा करके दिखाऊंगा, ठीक है, मेरी बात समझ आई। फिर आता है डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा था किसमें, अदर इनकम्स में, और डिस्काउंट अलाउड किस में आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। फिर आता है हमारा बेड डेट्स, जो आपने रिटर्न ऑफ कर दिए हों, ठीक है, या फिर और प्रोविजन फॉर बेड डेट आपने चार्ज किया हो, ठीक है, प्रोविजन फॉर बेड डेट आपने चार्ज किया हो। अच्छा, बेड डेट रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो आपने किसी ईयर 100 रुपीज़ का बेड डेट अदर एक्सपेंसेस में दिखाया था, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस में दिखाया था, बट उस बंदे ने क्या किया, पे कर दिए, यानी पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, तो ये पैसे दे दिए, ये तो अब आपकी इनकम हो गई ना, क्यों, क्योंकि आपने 100 रुपीज़ का पहले लॉस दिखा दिया था, आपने 100 रुपीज़ का पहले लॉस दिखा के आपने जो डेटर्स है वो डेटर्स हटा दिए थे, अब वो 100 रुपये आपको मिल गए, तो आप क्या करोगे, वापस इसको किसे दिखाओगे, -100 दिखाओगे। -100 क्यों दिखाएंगे सर, ये तो एक्सपेंस है ना, मतलब एक्सपेंस का हेड है, एक्सपेंस के हेड में अगर आप -100 दिखाओगे, तो क्या एक्सपेंस के हेड में जो चीज़ मैं माइनस में दिखा रहा हूँ, वो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरी इनकम है, हाँ सर बोल सकते हैं। अगर मैं इनकम के हेड में कोई चीज़ माइनस में दिखाऊं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इनकम के हेड में मैंने माइनस में जो चीज़ दिखाई वो काइंड ऑफ मेरी एक्सपेंस है, बट अगर मैं एक्सपेंस के हेड में कोई चीज़ माइनस में दिखाऊंगा, तो क्या वो मेरी इनकम की तरह ट्रीट होगी, हाँ सर बिल्कुल होगी, ठीक है। फिर अपन आते हैं रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आते हैं हम ट्रेड एक्सपेंसेस पे, ट्रेड एक्सपेंसेस, आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं ट्रेड से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑफिस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस किए हों, ऑफिस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस आपने किए हों, बैंक चार्जेस आपने कोई पे किए हों, ठीक है, लॉस हुआ हो आपको फिक्स्ड असेट के सेल पे, ठीक है, फिक्स्ड असेट के सेल पे आपको लॉस हुआ हो, ठीक है, डायरेक्टर्स फीस आपने पे की हो, ऑडिट फीस आपने पे की हो, ठीक है, ऑडिट फीस क्या होती है, ऑडिट मतलब आप चेकिंग करा रहे हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, करवा क्या रहे हो, करवानी पड़ती है। कन्वेंस एक्सपेंस आपने किया हो, कन्वेंस एक्सपेंस बोल लो या ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोल लो, ठीक है।
काइंड ऑफ मोस्टली आप देखोगे जो आप टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंस, जो आप फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हर एक एक्सपेंस डाल देते थे, वही काइंड ऑफ क्या आएगा, इसमें आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस ठीक है। नंबरिंग कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। कितना हो गया ये रोमन नंबर में, 17 हो गया। 17 आपको दे दिया मैंने एग्जांपल, ठीक है। अरे यार ये भी मिट गया क्या लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट सेल, या फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आप बोल सकते हो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है इन डेप्थ स्टडी के साथ, इन डेप्थ पूरा स्टडी के साथ। 34 या फिर आप बोल लो 35 पेजेस हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाला हूँ। क्या ऐड करने वाला हूँ, ये आपके लिए जो होमवर्क होंगे, जब या अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ इन सबको आप पढ़ने के बाद एक बार, ये मैंने जो क्वेश्चन दिया है ये है बैलेंस शीट के लिए, ये है किसके लिए, बैलेंस शीट के लिए। पर मैं ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए भी करूंगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए भी आपको दूंगा, और वो आपको करना ही करना है। अगर आपने ये दो क्वेश्चंस कर लिए ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। ऑल्सो मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना दोनों ही बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। और बाकी बचे ये जो चीज़ें हैं, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्स वगैरह, ये आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। मैंने आपको ये ट्रिक्स भी प्रोवाइड करी हुई है। तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट फुल एंड फाइनल तरीके से। और आपको कोई भी दिक्कत आए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको रेगुलर नोट्स के अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। ऑल्सो वी आर ट्राइंग कि हम थोड़ी ज़्यादा एंगेजमेंट वहाँ पे करें, जैसे जैसे वहाँ पे थोड़े स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगे तो हम वहाँ पे काइंड ऑफ क्विज भी चालू कर, ठीक है। सो आपका यहाँ पे चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आप अच्छे से पढ़ोगे इन चैप्टर को, और जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं जो मैंने पहले भी अपलोड किए हैं उनको भी। नेक्स्ट चैप्टर आपका थोड़े टाइम के बाद आएगा, बट आई गारंटी हो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं चैप्टर प्रोवाइड करूंगा। और हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो और मैं डालूंगा जो कि आपका पूरा इस चैप्टर का एक रिविजन काइंड ऑफ कवर कर लेगा, जिसको आप गो थ्रू एंड टाइम पे कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले। सो it's good that we completed the chapter together, and goodbye and best of luck to you.